बेसिकली आज हम बात करने वाले जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, दो प्रकार की होती है, एक SN1 और एक SN2 होती है। तो इस अभिक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो बेसिकली हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि यदि हम प्राथमिक हैलोएल्केन लेते हैं, द्वितीयक हैलोएल्केन लेते हैं और तृतीयक हैलोएल्केन लेते हैं, तो हम एक बात जानते हैं कि जो आपकी SN1 अभिक्रिया है वो सबसे अधिक कौन देता है? तृतीयक देता है। और जो आपकी SN2 अभिक्रिया है वो सर्वाधिक कौन देता है? प्राथमिक देता है। अब हमें ये देखना है कि यदि हम SN1 में तृतीयक के स्थान पर द्वितीयक को काम में ला ले या प्राथमिक को काम में ला ले तो क्या होगा, और यदि हम SN2 में प्राथमिक के स्थान पर द्वितीयक को काम में ला ले और तृतीयक को काम में ला ले तो क्या होगा, बेसिकली वो देखने वाले। तो देखो, SN1 अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले वो जानो। ये आपका इस प्रकार से तृतीय हैलोएल्केन होता है और यहाँ पे आपका Cl वो क्या होता है, Cl माइनस के रूप में निकल जाता है और किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती का निर्माण होता है, हमारा होता है आपका कार्बोधनायन का निर्माण होता है, तृतीय कार्बोधनायन। अब मैं क्या करूँ, तृतीयक के स्थान पे द्वितीयक कर दूं, दो से क्या, हाँ देखो ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन परमाणु से घिरा है वो दो कार्बन परमाणु से घिरा है, मतलब ये क्या हो गया? द्वितीयक हैलोएल्केन। अब यदि द्वितीयक हैलोएल्केन लाऊंगा तो किस कार्बोधनायन का निर्माण होगा? द्वितीयक कार्बोधनायन का निर्माण होगा। और द्वितीयक कार्बोधनायन तृतीयक की अपेक्षा क्या होता है? कम स्थायी होता है। तो बेसिकली स्थायित्व में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और यदि स्थायित्व में कमी आएगी तो उत्पाद भी कम बनेगा। अब यदि मैं क्या कर लेता हूँ, द्वितीयक के स्थान पर सीधे प्राथमिक को काम मिलाता हूँ, द्वितीयक के स्थान पर प्राथमिक को काम मिलाता हूँ, मतलब कि क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से घिरा है वो एक ही कार्बन परमाणु से घिरा है, इस हैलोएल्केन को काम मिलाता हूँ तो आपको क्या बनेगा? केवल प्राथमिक कार्बोधनायन बनेगा। और प्राथमिक कार्बोधनायन बहुत ही घटिया होता है, इससे तो उत्पाद ही नहीं बनने वाला आपका। इसीलिए यदि आप तृतीयक हैलोएल्केन के स्थान पे SN1 अभिक्रिया में द्वितीयक को काम में लाते हो, प्राथमिक को काम में लाते हो, तो जो स्थायित्व होगा वो क्या होगा? कम होगा, मतलब SN1 अभिक्रिया कम होगी। मतलब जब आप तृतीयक से प्राथमिक की ओर जाओगे, तृतीयक से प्राथमिक की ओर जाओगे तो SN1 अभिक्रिया आपको कम देखने मिलेगी। जब आप तृतीयक से प्राथमिक की ओर जाओगे तो SN1 अभिक्रिया कम देखने मिलेगी। लेकिन अब हम देखते हैं SN2 अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम प्राथमिक से तृतीयक की ओर जाते हैं। तो देखो, बेसिकली होता क्या है, आपका CH3 एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर रहता है आपका Cl। क्या होता है? OH माइनस सीधे आक्रमण करता है, पश्च आक्रमण करता है और किसका निर्माण होता है? आपके CCH3। ये जो आपका Cl पूरी तरह से निकल जाता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पर OH होता है। संकीर्ण अवस्था मैंने नहीं बनाया, सीधे मैंने उत्पाद बना दिया। अब यदि हम क्या करें, प्राथमिक के स्थान पे द्वितीयक को काम मिलाए, द्वितीयक मतलब ये वाला जो कार्बन परमाणु है कितने कार्बन परमाणु से घिरा होना चाहिए? दो कार्बन परमाणु से घिरा होना चाहिए। अब देखना यहाँ पर त्रिविम बाधा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिविम बाधा बढ़ जाएगी। कैसे त्रिविम बाधा बढ़ जाएगी? पहले त्रिविम बाधा कम थी, केवल एक बड़ा समूह था, अब कितने बड़े समूह हो गए? दो। तो पहले की तुलना में क्या हुई? त्रिविम बाधा बढ़ गई, मतलब कि यहाँ पर जो होगी अब SN2 अभिक्रिया कम देखने मिलेगी, क्योंकि अब आपके OH माइनस को पीछे से आक्रमण करने में कठिनाई होगी। सामने से तो कर ही नहीं सकता वो, अब पीछे से करने जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि अब दो बड़े बड़े समूह आ गए, तो कठिनाई से पीछे से जुड़ेगा तो SN2 अभिक्रिया भी क्या होगी? कम होगी। अब हम क्या करते हैं, द्वितीयक के स्थान पे तृतीयक को काम मिलाते। तृतीयक को काम मिलाना मतलब CH3 को काम मिलाना। ये वाला कार्बन 3 से घिरा है तो ये क्या हो गया? तृतीयक कार्बोधनायन, मतलब तृतीयक हैलोएल्केन हो गया। अब बताओ, त्रिविम बाधा और भी अधिक बढ़ गई। अब तो OH माइनस का पीछे से आक्रमण करना एकदम ना के बराबर हो गया। अब यदि ना के बराबर हो गया तो SN2 तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। इसलिए जब हम प्राथमिक से कहाँ जाते हैं? तृतीयक की ओर जाते हैं। जब हम प्राथमिक से तृतीयक की ओर जाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कम होती है? SN2 अभिक्रिया कम होती है। क्या कम होती है? SN2 अभिक्रिया कम होती है। सबसे अधिक प्राथमिक देगा, उससे कम द्वितीयक और सबसे कम तृतीयक, इसलिए इधर से इधर जाने पर SN2 कम हो रही है। सबसे अधिक ये दे रहा है, फिर ये सबसे कम, जबकि हम तृतीयक सबसे अधिक दे रहा है SN1, इधर जा रहे तो और कम, इधर जा रहे तो और कम। तो यही कारण है कि जो कि SN1 अभिक्रिया वो सबसे अधिक कौन देता है? तृतीयक हैलोएल्केन। और जो आपके SN2 अभिक्रिया वो सबसे अधिक कौन देता है? प्राथमिक हैलोएल्केन देता है। दूसरा होता है आपका निर्गमित समूह की प्रकृति के आधार पे। निर्गमित समूह की प्रकृति
देखो निर्गमित समूह क्या होता है उसे समझो। सबसे पहले देखो SN1 अभिक्रिया हो या SN2 अभिक्रिया हो, एक बात हमेशा याद रखना, आपका जो नाभिक रागी वो तो निकलने वाला है, जो आपका नाभिक रागी वो निकलने वाला है। जैसे कि यदि मैं SN1 की बात करूं तो उसमें क्या होता है CH3 यहाँ से आपका Cl निकल जाता है, Cl निकलता है, Cl निकल रहा है मतलब ये निर्गमित समूह हो गया। निर्गमित समूह मतलब निकलने वाला समूह, तो निकल कौन रहा है, Cl ही निकलने वाला है, और इस Cl के स्थान पे क्या आएगा, OH आने वाला है। या यदि मैं बात करूं SN1 की, उसमें भी क्या होने वाला है आपका, ये जो आपका Cl माइनस है वो ही निकलने वाला है, मतलब जो आपका निर्गमित समूह है वो निकलने वाला है। आपका जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, निर्गमित समूह। तो यहाँ पर भी आपका नाभिक रागी निकलेगा, यहाँ पर भी नाभिक रागी निकलेगा, मतलब यहाँ पर भी निर्गमित समूह है और यहाँ पर भी निर्गमित समूह है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या है, आपका निर्गमित समूह Cl है। अब यदि Cl के स्थान पर यदि F आ जाए तो क्या होगा, यदि इस F के स्थान पे Br आ जाए तो क्या होगा। अब देखना हम क्या करते हैं इसके लिए, देखो RX होता है आपका हेलो एल्केन, चाहे हम SN1 की बात करें या SN2 की बात करें, यहाँ पर भी RX है, यहाँ पर भी RX है। अब इस X के स्थान पे कौन कौन हो सकता है, आपका क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपके 4 प्रकार के ऑप्शन संभव है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ऑप्शन संभव है। पहला क्या है आपका RCl हो सकता है, देखो मतलब ऐसा। दूसरा ऑप्शन क्या संभव है कि RF हो सकता है, मतलब इसके स्थान पे क्या आ सकता है, F आ सकता है। हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, RBr हो सकता है। और एक ऑप्शन होता है आपका RI, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, आपका I आ जाएगा। अब एक बात देखना, जो R का आकार है वो तो सभी में क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। जो आपका Cl का आकार है वो थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। फ्लोरीन का आकार है वो Cl से क्या होता है, छोटा होता है। ब्रोमीन का आकार क्लोरीन से भी बड़ा होता है, वो लगभग बड़ा होता है। हाँ, और जो I का आकार होता है वो तो सबसे बड़ा होता है। अब बताओ सबसे प्रबल बंध कहाँ बनेगा, यहाँ पर आकार में भिन्नता है तो बंध तो बनेगा लेकिन उतना प्रबल नहीं बनेगा। यहाँ पर आकार में लगभग समानता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, बंध जो बनेगा वो मजबूत बनेगा। यदि यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ तो देख लो ये इतना बड़ा जो बंध बनेगा वो बहुत ही दुर्बल बनेगा, और यहाँ तो बंध और भी दुर्बल बनेगा। मतलब यदि हम बात करें RCl, RF, RBr और RI, यदि आपको अभिक्रिया को फास्ट करवाना है तो आपको यहाँ पर क्या लेना चाहिए, I, क्योंकि फट से I निकल जाएगा, फट से I निकलेगा तो फट से अभिक्रिया होगी, क्योंकि सब में तो निकलना ही तो इस I को या Cl को, Br को या F को निकलना ही तो है। यदि जल्दी से निकल जाएंगे तो अभिक्रिया और फास्ट हो जाएगी। ये वाला को क्या होता है हमारा, वो धीमा पद होता है। अब यदि हमने I ले लिया तो थोड़ा और तीव्र हो जाएगा और फास्ट रिएक्शन होगी, यहाँ भी निकल नहीं है। तो इसी कारण कहा जाता है कि जो आपका निर्गमित समूह यदि निर्गमित समूह जल्दी निकल जाता है तो अभिक्रिया और भी फास्ट होगी। और यदि प्रकृति की बात करें तो सबसे अधिक क्या होगा, सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, RI की होगी सबसे अधिक, उसके बाद किसकी होगी, RBr की, फिर RCl की, और सबसे कम RF की। यहाँ पे यदि फ्लोरीन लेते हो तो अभिक्रिया आपको शायद ही देखने मिल जाए, क्योंकि वो निकल नहीं वाला, क्योंकि बहुत ही प्रबल बंध है। लेकिन I लोगे, ब्रोमीन लोगे, Cl लोगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो गया दूसरा निर्गमित समूह की प्रकृति के आधार पे। अब तीसरा है आपका ध्रुवीय विलायक, मतलब ध्रुवीय विलायकों का क्या प्रभाव पड़ता है बेसिकली। अब तीसरा है आपका ध्रुवीय विलायक का प्रभाव। देखो ध्रुवीय का मतलब होता है ध्रुव का निर्माण होना, जैसे कि HCl, Cl की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, उच्च है, तो वो इस पे क्या उत्पन्न हो जाता है, पार्श्व नेगेटिव, इस पे क्या हो जाता है, पार्श्व पॉजिटिव, तो 2 ध्रुव का निर्माण हो गया। तो ऐसे यौगिक को कहा जाता है ध्रुवीय यौगिक। अब बेसिकली हम किसकी बात करें, ध्रुवीय विलायक की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छा विलायक क्या है आपका, H2O जल है, तो हम ले लेते हैं आपका OH और ये H। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, तो वो क्या कर लेता है, मतलब कि जिसके कारण इस पे क्या हो जाता है, पार्श्व नेगेटिव, और इन दोनों पे क्या हो जाता है, पार्श्व पॉजिटिव। तो H2O आपका विलायक भी है, साथ ही साथ इसमें ध्रुव का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय विलायक कहते हैं आपका।
अब ध्रुवीय विलायक का क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मैं SN1 में मिलाता हूँ ध्रुवीय विलायक को, और क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मैं SN2 में मिलाता हूँ। हाँ, तो देखो सबसे पहले इस अभिक्रिया को लिख लेते हैं। क्या होता है CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या होता है Cl, सीधे यहाँ पे क्या होता है Cl माइनस आपका निकल जाता है, और CH3 और आपका CH3, इस पर क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। अब इसके बाद और भी होता है जिसमें OH माइनस अटैक करके सीधे क्या बना लेता है CH3 आपका यहाँ पर भी CH3 वो क्या बन जाता है OH बन जाता है। कौन अटैक करता है आपका OH माइनस अटैक करता है, तो किस पर अटैक करता है, इस पर अटैक करता है। तो अब देखना यदि मैं आपका ध्रुवीय विलायक मिला दूं, क्या कर दूं ध्रुवीय विलायक मिला दूं, तो क्या होगा उस बात पे गौर करना। देखो ध्रुवीय विलायक क्या है आपका, इसके पास आवेश है, पार्श्व आवेश है, मतलब हल्का सा आवेश है, इसके भी पास क्या आपका आवेश है। तो बताओ एक आवेश दूसरे आवेश के साथ क्या करेगा, आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अब देखना ये भी क्या कौन सा यौगिक है, ध्रुवीय यौगिक है ये ध्रुवीय यौगिक, और ये भी क्या है ध्रुवीय यौगिक है, समान समान को घोलता है। हाँ, तो ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, मतलब क्या होगा यहाँ पर दोनों मिल सकते हैं आपस में। तो क्या होगा इस प्रकार से, जो आपका ये है ना CH3 प्लस CH3 और ये आपका CH3, इसे क्या घेर लेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसे क्या कर लेगा घेर लेगा चारों तरफ से, H प्लस और ये आपका H प्लस है ना। ये जो यौगिक है इसे चारों ओर से कौन घेर लेंगे, आपके जो आपका H2O है नेगेटिव H प्लस, यहाँ से भी घेर लेंगे नेगेटिव H प्लस नेगेटिव H प्लस और ये H प्लस। हाँ, ये भी आपका ध्रुवीय यौगिक है, ये भी आपका ध्रुवीय यौगिक है, तो ध्रुवीय दूसरे ध्रुव के साथ क्या कर लेगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब देखना बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण किसके बीच में होगा, इस माइनस और इस प्लस के बीच में, इस माइनस और इस प्लस के बीच में, इस माइनस और इस प्लस के बीच में, इस माइनस और इस प्लस के बीच में। आई बात समझ में इतनी। हाँ, क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बेसिकली SN1 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, कार्बोधर्म का निर्माण होता है। अब ये कार्बोधर्म क्या है आपका, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जब जैसे हम ध्रुवीय विलायक मिलाएंगे तो ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय है, वो देख लेगा कि नहीं कार्बोधर्म का निर्माण हुआ जिसके पास भी आवेश है, तो जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या बना लेगा, बंध बना लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ से भी आ जाएगा आपका नेगेटिव पास, पॉजिटिव से बहुत सारे जल के अणु होंगे तो पूरी तरह से घेर लेंगे। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर क्या होने वाला है, आकर्षण होने वाला है। क्या होने वाला है, आकर्षण होने वाला है। और इस दुनिया में जब भी आकर्षण होता है तो क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, मतलब ऊर्जा कम होती है। और जब भी ऊर्जा कम होती है तो बेसिकली क्या आता है आपका, स्थायित्व आता है। क्या आता है आपका, स्थायित्व आता है। तो जब भी इस दुनिया में आकर्षण होता है तो क्या उत्पन्न होता है, स्थायित्व उत्पन्न होता है। अब यदि मान लो आपका कार्बोधर्म, देखो तृतीय कार्बोधर्म था, वो तो अपने आप में स्थायी था पहले से, लेकिन जैसे ही हमने ध्रुवीय विलायक मिलाए तो आपके जो ध्रुवीय विलायक ने था इसे पूरी तरह से घेर लिया, आकर्षण कर लिया, तो इसका स्थायित्व और बढ़ गया पहले की तुलना में। और यदि स्थायित्व और बढ़ गया तो अब SN1 अभिक्रिया और फास्ट होगी, SN1 अभिक्रिया और फास्ट होगी। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप SN1 अभिक्रिया में ध्रुवीय विलायकों का उपयोग करते हैं तो अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। कारण क्या है, बेसिकली ये होता है तृतीय कार्बोधर्म जिसके पास आवेश होता है, इसके चारों क्या जम जाते हैं, ध्रुवीय विलायक जम जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसके साथ बंध बना लेता है, मतलब कि ऑक्सीजन इसका क्या होता है, आकर्षण होता है, जिससे ऊर्जा कम होती है। और यदि ऊर्जा कम होती है तो क्या बढ़ता है, आपका स्थायित्व बढ़ता है। तो ये पहले तो स्थायी था, अब और अधिक स्थायी हो गया कार्बोधर्म, और यदि कार्बोधर्म और अधिक स्थायी हो गया तो SN1 अभिक्रिया और अधिक ज्यादा होगी। तो SN1 अभिक्रिया में यदि आप ध्रुवीय विलायक बढ़ाते हैं तो आपकी अभिक्रिया और भी फास्ट हो जाएगी। लेकिन यदि मैं यही बात करूं SN2 अभिक्रिया की, तो SN2 अभिक्रिया में ध्रुवीय विलायक का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। अब देखो बेसिकली SN1 अभिक्रिया क्या होती है, आपका CH3, ये H, ये H, इस पे कौन आक्रमण करता है, आपका Cl सीधे सामने से, OH माइनस सीधे आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है ऐसे, और क्या बनाता है यहाँ पर CH3H और ये H बनाता है।
अब हाँ यहाँ पर OH भी रहता है, हाँ सक्रियण अवस्था नहीं बना रहा हूँ, ये होता है। अब क्या होता है यहाँ पर देखना, जो आपका ध्रुवीय विलायक है क्या है आपका OHH, पार्श्व नेगेटिव पार्श्व पॉजिटिव। अब यहाँ क्या होता है, ये जो आपका ध्रुवीय विलायक है वो किसे देखेगा, जिसके पास आवेश होगा। यहाँ पर आवेश किसके पास है, इसके पास है आवेश, तो वो क्या करता है, इसके चारों ओर एकत्रित हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो आपका OH माइनस इसके चारों क्या आ जाते हैं, इस प्रकार से ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन आ जाता है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर ये प्लस, इस प्रकार प्लस, यहाँ पर भी क्या आ जाता है आपका ऑक्सीजन H प्लस और ये H प्लस, यहाँ पर भी क्या आ जाता है आपका ऑक्सीजन H प्लस और H प्लस आ गया। ये आपका OH माइनस था जो किस पे आक्रमण करने वाला था, प्राथमिक एल्केन पे। अब जैसे आपने ध्रुवीय विलायक मिलाए तो इसे केवल किसे देखना, आवेश वाले को, तो जैसे उसे आवेश वाले दिखा तो उसके चारों चले जाएंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन है जो कि प्लस है वो इस OH माइनस के साथ क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, ये वाला भी कर लेगा, ये वाला भी कर लेगा। इस प्रकार से उसे चारों ओर से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। अब बताओ, पहले ये क्या था, केवल इत्तुसा था, एक OH माइनस था, अभी कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, हो गया इतना बड़ा। अब इसे किस पे आक्रमण करना है, इस पे आक्रमण करना है, तो क्या कर पाएगा आसानी से, नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो पहले ये क्या था, इत्तुसा था। अब बताओ इसे पूरे को मिला के यहाँ जाना है, क्या आसानी से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए यदि आप SN2 अभिक्रिया में क्या करते हो, SN2 अभिक्रिया में यदि आप ध्रुवीय विलायक का उपयोग करते हो तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है नाभिक रागी के, जिससे कि वो पश्च आक्रमण आसानी से नहीं कर पाता है। और यदि पश्च आक्रमण आसानी से नहीं करेगा तो ये नहीं बनेगा, जिसका SN2 अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्रुवीय विलायक से SN1 अभिक्रिया बढ़ती है, जबकि ध्रुवीय विलायक से SN2 अभिक्रिया कम होती है। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो SN1 अभिक्रिया में क्या था, जो आपका कार्बोधनायन था उसको किसने घेर लिया, आपके ध्रुवीय विलायक ने घेर लिया। ध्रुवीय विलायक ने घेर लिया, आकर्षण हुआ, स्थायित्व बढ़ गया, तो बहुत अधिक स्थायी हो गया स्थायी। लेकिन वहां पर भी तो OH माइनस अटैक करने आता है ना, तो क्या ध्रुवीय विलायक उसे कुछ नहीं करने वाला। ध्रुवीय विलायक तो बहुत सारा पड़ा है वहां पर, जल बहुत सारा पड़ा है, तो ऐसा नहीं कि उसने पूरे कार्बोधनायन को घेर लिया, कुछ तो OH माइनस को भी घेरेंगे, तो क्या ऐसे नहीं होने वाला, वहां पर भी होता, वहां पर भी होगा, वहां पर भी ऐसा होता है। लेकिन जब हम SN1 अभिक्रिया की बात कर रहे थे तो वेग क्या आया था हमारा, RX आया था। इसके वेग पर कहीं नाभिक रागी आ रहा है, तो तुम नाभिक रागी को घेर लो, मार दो, कुछ भी कर लो, हमें तो मतलब ही नहीं ना वेग से। बेसिकली देखो हम क्या देख रहे हैं, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया कब तेज होती है और कब स्लो होती है। तेज होना स्लो करना किस पे निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। अब मैं यदि ध्रुवीय विलायक मिलाता हूं तो SN1 अभिक्रिया बढ़ जाती है और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, कम हो जाती है, कारण देख चुके। अब यहाँ पर एक मुद्दा बना था, जैसे कि SN2 में OH माइनस को कौन घेर लेते, ये घेर लेते, तो क्या SN1 में नहीं हो सकता, होता है, SN1 में भी होता है। लेकिन SN1 अभिक्रिया का वेग नाभिक रागी पर निर्भर ही नहीं करता, नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, पहली बात। अब यदि नाभिक रागी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो ध्रुवीय विलायक उसे घेर ले, कुछ भी कर ले, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि मैं SN2 अभिक्रिया की बात करूं तो क्या आता है आपका, RX तो आता है, साथ ही साथ क्या आता है आपका, न्यूक्लियोफाइल भी आता है, आपका नाभिक रागी भी आता है, मतलब इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए जो SN1 अभिक्रिया है उसमें बढ़ता है आपका वेग, अभिक्रिया और तेजी से होती है और फास्ट होती है, क्योंकि स्थायित्व तो बढ़ जाता है, OH माइनस को कुछ भी कर ले मतलब नहीं है। लेकिन SN2 अभिक्रिया का वेग तो इस पर निर्भर करता है इस पर निर्भर, इसीलिए इसे पूरी तरह से घेर लेते हैं, जैसे कि इतना बड़ा बन जाता है तो पीछे से आक्रमण नहीं कर पाता, जैसे कि अभिक्रिया और स्लो हो जाती है।